मैं निर्भया नहीं। सुषमा बहुत परेशान थी। उसकी बेटी आराध्या अभी तक भी घर नहीं लौटी थी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। अपने ऑफिस की एनुअल मीटिंग के चलते आज उसे शहर के बाहर बने एक होटल में जाना पड़ा था। घर में उसके भाई की उपलब्धता ना होने और अन्य कोई ऑप्शन ना होने के कारण आज उसे अकेले ही जाना पड़ा था। उसके पिता उसके जाने के खिलाफ थे, परंतु वो अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहती थी। इस कारण वो अपने पिता की मर्जी के खिलाफ गई थी। 10:30 बज चुके थे। माता पिता उसका फोन लगा लगा कर तंग आ गए थे, परंतु उससे कोई संपर्क नहीं बन पा रहे थे। करीब 3 बजे आराध्या घर लौटी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। आज फॉर्मल सूट में वो ऑफिस गई थी, जो कि मीटिंग का ड्रेस कोड था। उसके मुंह के पास खून लगा था, जो कि सूख चुका था। अंदर आकर वो थकी हारी सी कुर्सी पर पसर गई। माता पिता किसी अनहोनी के डर से कांप रहे थे। पिता ने जैसे ही कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, सुषमा ने उन्हें रोक दिया। वो पानी का गिलास लाई और लाकर आराध्या को दिया। पानी पीकर वो कुछ शांत हुई। माँ ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखा। वहाँ उन्हें गहरी हलचल नजर आई। पूरी बात सुनने के इंतजार में दोनों उसे घेर के बैठ गए। आराध्या ने उन्हें बताया, माँ, मैं मीटिंग खत्म कर जब केबिन से बाहर निकली तो मेरे सीनियर ने मुझे रोक लिया। उनको कुछ जरूरी मामलों को मुझसे डिस्कस करना था। मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। सभी साथी जा चुके थे। 9 बज गए थे। मैंने जो कैब बुक की थी वो भी कैंसिल करनी पड़ी। मैं और सर काफी देर तक उस टॉपिक को डिस्कस करते रहे। काम खत्म होते होते 9:30 बज चुके थे। मेरे सीनियर ने मुझे घर ड्रॉप करने का प्रस्ताव दिया, तो इतनी रात को मैं मना नहीं कर सकी। हम दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते में उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। उस रास्ते पर कोई पेट्रोल पंप मिलना मुश्किल लग रहा था। सुनसान रास्ता था। फोन में नेटवर्क भी नहीं थे। थोड़ी दूर तक तो हम गाड़ी को खींचते रहे, पर थक हार के हमने वहीं किसी मदद तक रुकने का विचार कर लिया। गाड़ी में गर्मी होने के कारण हम दोनों बाहर ही खड़े थे कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी वहाँ से गुजरी। काफी आगे जाने पर वो लौट आई। सर और मुझे अजीब लगा, पर फिर लगा कि शायद हमारी मदद को वापस आए हों। सर ने उन्हें हाथ दिखाया तो गाड़ी रुकी और उसमें से 2 आदमी बाहर आए। बहुत बुरी शराब की बदबू आ रही थी दोनों से। एकदम टुन्न थे। वे मुझसे छेड़खानी करने लगे। सर ने उन्हें रोका तो उन्होंने सर को इस सब से दूर रहने को कहा। सर और उनकी हाथापाई शुरू हो गई। मैं डर के मारे एक कोने में खड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उन्होंने सर को बहुत मारा। सर ने उन्हें, पर फिर एक लड़के ने पीछे से आकर उनके सर पर शराब की बोतल फोड़ दी। सर वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। मैं डर के मारे जड़ हो गई। उनमें से एक ने मेरी बाजू फाड़ दी। मुझे तब होश आया। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैंने उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मार दी। वो दर्द के मारे चीखा और वहीं गिर गया। चोट जोर से लगी थी। दूसरे लड़के ने मुझे पीछे से आ पकड़ा और मेरे बाल पकड़कर खींचे। उसको मैंने कोहनी से दूर हटाया और पास पड़ी टूटी शराब की बोतल उसके पेट में घुसा दी। उसे खून निकलता देख दूसरा लड़का घबरा गया और उसे उठाकर अपनी गाड़ी ले निकल गया। सर को भी बहुत खून बह रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी गाड़ी में किस्मत से मुझे फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया। मैंने उनकी फर्स्ट एड की, पर वो अब भी बेहोश थे। मैं बहुत घबरा गई थी। फोन में अब भी नेटवर्क नहीं थे। मेरी और सर की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से एक फैमिली अपनी गाड़ी से गुजर रही थी। मैंने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने सर को हॉस्पिटल पहुँचाया। वहाँ उनका ट्रीटमेंट करवाकर और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाकर मैं घर आई हूँ। आप में से किसी का भी फोन नंबर मुझे याद नहीं था और फोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी। इस कारण मैं आपको खबर ना कर सकी। सर को होश आ चुका है। उनकी फैमिली वहाँ पहुँच चुकी है। माँ और पिता हैरान से अपनी बड़ी हो चुकी बेटी को देख रहे थे, जो कभी दूसरी निर्भया नहीं बन सकती थी। माँ को आज उसे सेल्फ डिफेंस कोर्स सिखवाने का गर्व था और उससे भी ज्यादा गर्व था उसकी सूझबूझ पर, जिसने उसको इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया था।